चलिए दोबारा से एक बार राउंड ऑफ कर लेते हैं कि क्या हमने अभी तक स्टडी करा है, ताकि इससे आगे हम इसको फाइंड आउट कर सकें। हमने आज जो है वो एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी दोनों को एक रिलेशन की फॉर्म में फाइंड आउट करा, एंड दैट इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ठीक है, कब होती है? जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है थर्मोडायनेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग दो ओमेगा यानी कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, यहाँ आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की मैक्सिमम तब होगी जब उसकी मैक्रो स्टेट मैक्सिमम होंगी, या एक तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेट में ही उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। कहने का मतलब हमने जब थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी दोनों को देखा तो वो मैक्सिमम तब हो रही हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेट मिल रहा है। तो दोनों लिंक इक्विलिब्रियम स्टेट से हैं। तो बोल्ट्जमैन ने 1896 में एक रिलेशन बना दिया कि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एफ फंक्शन है, ठीक है, एस या एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो अलग अलग सिस्टम ले लिए, उन दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे ही कंबाइन करेंगे तो एंट्रोपी ऐड हो जाती है, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव S1 + S2। लेकिन थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बिकॉज इट इज इन ए कंपोजिट इवेंट। तो ये W1 × W2 हो गया। S हमारे पास फंक्शन था, तो F की जगह हमने W1 × W2 लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अकेले फंक्शन के लिए W1, ये इसके लिए, इन तीनों को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू W1 कांस्टेंट W2, विद रिस्पेक्ट टू W2 कांस्टेंट W2। फिर इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हमने k के इक्वल कंसिडर कर लिया, और एक वैल्यू जब k के इक्वल आ गई, दूसरी भी वैल्यू k के इक्वल आ गई, तो फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली, और इस फंक्शन की वैल्यू को हमने इंटीग्रेट कर दिया है। f' में चेंज हो गया, और ये 1/w लॉगरिथम में चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमने इसको s के साथ लिंक करना है, तो FW किसके बराबर है? s के बराबर है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। लेकिन यहाँ हम c वर्ड यानी कि c कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो c है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमें इसको भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए थोड़ा सा हम एक आइडिया जनरल ले रहे हैं कि हमने किस बेस पर हमने इसको यहाँ से रिमूव करना है। देखिए, आर्टिकल एक्चुअल में यहाँ ख़त्म नहीं करना है आप लोगों ने। जब इक्वेशन बोल्ट्जमैन की पूछी जाए तो ये नर्न्स हीट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को रिप्रेजेंट करता है। जब C को रिमूव कर देंगे तो आप कह सकते हैं S = K log W आपके पास रिलेशन है। लेकिन C रिमूव कैसे होना वो देख लीजिए। जो नर्न्स हीट इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू नर्न्स हीट थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, चलो मैं आपको वैसे जनरली आइडिया दे देता हूँ कि जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, कोई भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है ये, ठीक है, इसकी एंट्रोपी S की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी? एट एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट 0 का मतलब टेम्परेचर 0 हो गया एक तरीके से। यानी कोई भी हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, उसकी हमने एंट्रोपी 0 बनानी है। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट 0 पर ले जाएंगे उसका टेम्परेचर। तो कोई मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल्स में, और जब कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रैंडम मोशन नहीं, तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन जो ये एब्सोल्यूट 0 है, एब्सोल्यूट 0 कैन बी obtained by the process of
एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। जो एब्सोल्यूट जीरो को अटेन करने का प्रोसेस है वो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से होता है। एंट्रोपी को हमने जीरो बना दिया अभी, लेकिन ये जीरो कब बनी? जब एब्सोल्यूट जीरो हुआ। लेकिन एब्सोल्यूट जीरो कैसे होता है? जब हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। और एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन होता क्या है? इस प्रोसेस के अंदर जो भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक साल्ट हैं, ठीक है, उनको, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल कोई हमने ले लिया, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। हाई मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है, बी। ठीक है, समझने की कोशिश करें थोड़ा सा कि हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, या पैरामैग्नेटिक साल्ट ले लिया, हमने उसको हाई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, वेरी हाई में, तो जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे अलाइंड हो जाएंगे। किस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे? बी की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। और जब बी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो एट एब्सोल्यूट जीरो उनका टेम्परेचर जीरो हो गया और उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही। देयर इज नो थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी क्या काम आती है? इनको रैंडम मोशन में करने के लिए यूज होती है। जब एब्सोल्यूट जीरो ही चला गया तो थर्मल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई। और थर्मल एनर्जी जब जीरो हो गई तो वो सारे के सारे अपने आप को नहीं रोटेट करा सकते किसी भी डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हो गए एब्सोल्यूट जीरो टर्म की वजह से, क्योंकि थर्मल एनर्जी उनकी जीरो हो गई। थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उनको रैंडम मोशन कराती है कहीं भी, लेकिन वो जीरो है तो वो सारे मूव नहीं कर पाएंगे। और जब वो सारे मूव नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज 1। क्यों? क्योंकि सब के सब एक डायरेक्शन में है। सब के सब एक डायरेक्शन का मतलब 100% हो गया कि मॉलिक्यूल्स होगा ही होगा वहां पर। ऐसा 100% पॉसिबिलिटी हो गई कि एटम होगा ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि सभी की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, कोई और डायरेक्शन ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि जब सारे एक डायरेक्शन में हो गए तो मॉलिक्यूल्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, यानी वो होगा। और इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी एंड दैट इज इक्वल टू 1। और W को हम क्या ले लेंगे? 1। इस सारे को हम जनरलाइज करके ये लिख सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो। जब एब्सोल्यूट जीरो हुआ तो एंट्रोपी तो हो गई खत्म, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल के पाए जाने की 1 हो गई थर्मोडायनेमिकल। आप ऐसा लिख सकते हैं। और जब ये लिख देंगे हम तो इक्वेशन हमारी थी S इज इक्वल टू log K log W प्लस C becomes इक्वेशन दिस becomes W की जगह 1 आ गया, ठीक है, मैक्सिमम हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, और C की जगह 0 आ जाएगा। S की जगह क्या है? 0। दिस इज इक्वल टू K log 1 प्लस C, ये हो गई। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई हमारे पास, यानी C को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया बिकॉज log 1 इज 0। ठीक है, और जब log 1 0 हो गया देन इक्वेशन बिकम्स C 0 हो गया तो S इज इक्वल टू क्या आ गया? log K log W हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई।
ठीक है। और S को हमने क्या लिखा था, FW इज इक्वल टू K log W, ये लिखेंगे आप इक्वेशन को। S की वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर है, FW के बराबर है, तो ये हमारा ये इक्वेशन है। दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल रिलेशन। दिस इज known as Boltzmann statistical relation। ठीक है, हमने C को भी वहां से रिमूव कर दिया है। अब हम K को निकाल रहे हैं। अब आप K को फाइंड आउट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ K, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, एक वॉल्यूम ले लिया V1, इसमें हमने N मोल्स ले लिए हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, इसमें हमने 1 मोल आइडियल गैस के ले लिए हैं। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे 10 की पावर 23 होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जो भी लगा लो आप, 1 मोल में। V1 वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमने कंसीडर कर लिया है। और इस टाइम पे इसका जो प्रेशर है कितना है, P1 है। एक वॉल्यूम लिया V1, उसमें N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल, और उसका प्रेशर कितना है, P1। फिर हमने क्या करा, इसको दूसरे वॉल्यूम के साथ इवैक्यूएटेड करवा दिया, ठीक है। एक वॉल्यूम हमारा ये है V2, ठीक है। ये वॉल्यूम कितना है हमारा, V2 वॉल्यूम है। और जब ये V2 वॉल्यूम है, जब हम इनको कंबाइन कराएंगे दोनों को आपस में, जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन कराएंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारा, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। और प्रेशर P1 से रिमूव होकर के प्रेशर, फाइनल प्रेशर मान लेते हैं इज P2। फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 और फाइनल प्रेशर कितना हो गया। अब ये इससे कंबाइन करा दिया, जैसे इससे कंबाइन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपस में मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर गए, और फाइनल वॉल्यूम अब हमारा हो गया V1 तो था ही पहले, और दूसरा V2 था, तो फाइनल वॉल्यूम ये सारा हो गया, और सारा मिला करके कितना हो गया, V1 प्लस V2। प्रेशर पहले कम था, अब प्रेशर फाइनल हो गया कितना, P2 हो गया। पूरे सिस्टम का अब यहां से लेकर के यहां तक एक सिस्टम बन गया है, ठीक है। अब इसको प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोलिक्यूल, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मोलिक्यूल इन फर्स्ट कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1 इज, क्या लिखा है मैंने, एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल, 1 मोल नहीं बोला मैंने, 1 मॉलिक्यूल बोला है, ठीक है। और कौन से कंटेनर में फाइंड आउट करना है हमने, V1 में। अब जब दोनों को मिक्स कर दिया तो यहां तक तो था V1 और यहां तक था V2। अब मिक्स कंबाइन करने के बाद ये पूरा सिस्टम बन गया। लेकिन हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, कंबाइन करने के बाद यहां लिख सकते हैं आफ्टर V1 एंड V2 कनेक्टेड, जब दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल सिर्फ V1 में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, V1 में पाया जाने का मतलब V1 हमारा फेवरेबल केस है। टोटल कितने हो गए, V1 प्लस V2। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, ठीक है। V1 में हम चाहते हैं कि मिले, इतने में मिले सिर्फ वो,
इतने में मिले, लेकिन अब टोटल कितना हो गया है V1 प्लस V2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन मॉलिक्यूल, ओनली सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी यहीं पर पाए जाने की है V1 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, एज देयर आर n molecules, so finding the probability of n molecules in the gas container of volume V1, एक की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर पाए जाने की भी यही हो जाएगी, तीसरा मॉलिक्यूल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी यही हो जाएगी, और n मॉलिक्यूल्स को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर V1 प्लस V2 और सारे की पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगी। कंपोजिट इवेंट्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि अब कंबाइन हो चुका है सिस्टम, तो एक यहाँ पाया जाना, दूसरा यहाँ पाया जाना, तीसरा यहाँ पाया जाना, आपस में मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा क्योंकि सिस्टम कंबाइन है, और ये W1 से डिनोट होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन V1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग n molecules in final volume V1 प्लस V2। अब सिर्फ यहीं तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो ये थी, लेकिन कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूल तो पूरे सिस्टम में चला गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100% हो गई, होगा ही होगा पूरे सिस्टम के अंदर वो, और जब वो पूरे सिस्टम के अंदर होगा तो probability of finding n molecules in final volume V1 plus V2 is equal to, चाहते क्या है हम इसमें मिले, और टोटल क्या है, यही है टोटल, कितने के लिए, n के लिए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर n। 100% मिलेगा वहाँ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1, क्योंकि टोटल के लिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और जब हम टोटल के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 की पावर क्या आ गया, n आ गया। अब यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन, क्या था हमारे पास बोल्ट्जमैन रिलेशन, ये था हमारे पास S दिस इज इक्वल टू K log W। ठीक है, इसको हम चेंज में यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिया है, आपने यूजिंग बोल्ट्जमैन रिलेशन डेल्टा S दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा S1, सॉरी बड़ा S2 है और ये S1, तो S2 के लिए इस टर्म में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू K log द बेस E W2 माइनस K log टू द बेस E ऑफ द W1, इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ और इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और लॉगरिथम माइनस में हो तो डिवाइड में चला जाता है, सो डेल्टा S दिस इज इक्वल टू K log टू द बेस E W2 अपॉन में W1। ठीक है, अब W2 अपॉन W1 आ गया हमारे पास, तो W2 की वैल्यू क्या है ये, और W1 की वैल्यू क्या है ये, यहाँ पर पुट कर दो। डेल्टा S दिस इज इक्वल टू K log टू द बेस E, W2 की वैल्यू हमारे पास 1 की पावर n डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इस सारे की पावर n। ठीक है, W2 की वैल्यू और W1 की वैल्यू दोनों हमने पुट कर दी। दिस इज इक्वल टू K log टू द बेस E, सब की पावर 1 है तो 1 अपॉन V1 प्लस V2 सारे की पावर क्या हो गई n हो गई, और इसको हम
चेंज करके लिख सकते हैं log टू द बेस ई v1 प्लस v2 ऊपर चला गया अपॉन में v1 एंड ऑल दिस आर इक्वल टू डेल्टा s। और लॉगरिथम में पावर हो तो वो आगे चली जाती है। दिस इज इक्वल टू n k log e v1 v2 ओवर v1, क्योंकि ये पावर लॉगरिथम में आगे चली गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देना जो भी चल रहा है 1 2 3 4 5 जो भी 11 10, मैं 10 दे रहा हूँ अभी। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं कितना है तो आप देख लेना जैसा भी हो। अब एक रिलेशन होता है, बट इट इज नोन दैट चेंज इन एंट्रोपी ठीक है, जब हम चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कब? व्हेन गैस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाती है तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होता है वो एक फॉर्मूले से लिखते हैं, डेल्टा एस। दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम से लिखा है सेमेस्टर थर्ड से, इसकी वैल्यू log टू द बेस ई फाइनल टेम्परेचर अपॉन में इनिशियल प्लस आर log टू द बेस ई फाइनल वॉल्यूम अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम जनरली लिख सकते हैं CV log टू द बेस ई, फाइनल टेम्परेचर का मतलब T2 और इनिशियल का मतलब T1 प्लस R log टू द बेस ई फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा V1 प्लस V2 और इनिशियल वॉल्यूम कितना है P1 है। लेकिन कभी भी जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है, आइसोथर्मल में होता है, एज चेंज इज इन आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, तो T1 की वैल्यू क्या है T2 के बराबर। और जब T1 और T2 है तो log 1 हो गया ये, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एस दिस इज इक्वल टू CV log टू द बेस E1 प्लस R log टू द V1 प्लस V2 ओवर V1। log 1 की वैल्यू हो गई 0, तो वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा एस दिस इज इक्वल टू R log E V1 प्लस V2 ओवर V1, ये वैल्यू आ गई है। अब ये भी डेल्टा एस के बराबर है, ये भी डेल्टा एस के बराबर है। ये हमने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से लिखा है इसको, और इसको हमने फाइंड आउट करा है। तो 10 और 11 इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 10 एंड 11 n के log टू द बेस E V1 प्लस V2 ओवर V1 दिस इज इक्वल टू R log टू द बेस E V1 प्लस V2 ओवर V1। ठीक है, log से ये कैंसिल, वैल्यू क्या रह गई हमारे पास n के दिस इज इक्वल टू R। ठीक है, लोगरिथम से दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, और यहाँ से हम k को फाइंड आउट कर सकते हैं। k दिस इज इक्वल टू R बाय n। n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, और जब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो वी हैव फाइंड द बोल्ट्जमैन रिलेशन। बोल्ट्जमैन रिलेशन k की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1.38 10⁻⁻⁻23 जूल पर
Kelvin. So we have just find the value of K, and this is our article for identification of K. तो अब ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है. अगर एग्जाम में K की वैल्यू पूछी जाए आइडेंटिफिकेशन, देन यू हैव टू बी फाइंड दिस वैल्यू. अगर नहीं पूछी जाती तब आपने इसको यहाँ तक सोल्व करना. S इज इक्वल टू K log W, C को 0 दिखाने तक स्टेटिस्टिकल रिलेशन. ठीक है, चलिए अगर डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा. थैंक यू.